Milind, okay, go. All right, 5, 4, 3, 2, 1. स्टार्ट पांडे जी। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, श्रीनिवास जी। भारत महापरिचर्चा में आज हमारे साथ उत्तर पूर्व मुंबई संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद श्री मनोज कोटक जी हैं। मनोज भाई आपका स्वागत है। नमस्कार। सभी सुनने वाले को और देखने वाले का भी स्वागत और सबको नमस्कार। 1990 में सांसद चुने जाने के पहले मनोज भाई मुंबई मनपा में बीजेपी के ग्रुप लीडर थे। आरएसएस पृष्ठभूमि वाले मनोज भाई को मनपा के विभिन्न समितियों के अलावा बीजेपी के कई सांगठनिक पदों पर काम करने का प्रदीर्घ अनुभव है। लोकसभा की कार्रवाई में बतौर सांसद आपकी 100% उपस्थिति गौरव करने वाली बात है। अपने क्षेत्र और विशेषकर मुंबई की ढांचागत सुविधाएं, चाहे वह सड़क, रेल, हवाई तथा फिर औद्योगिक विकास हो, आपका हमेशा इस क्षेत्र पर जोर रहा है। संसद में अक्सर इन मुद्दों को लेकर आपकी आवाज बुलंद होती रही है। मनोज भाई, आपके पहले इस परिचर्चा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अनिल देशमुख, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सांसद पूनम महाजन, गोपाल शेट्टी सहित कई बड़े उद्योगपति, शिक्षाविद और फिल्मी हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। प्री व पोस्ट कोविड सरकार, जनप्रतिनिधि व जनता को जिन चुनौतियों का सामना करना है, इन्हीं सब विषयों पर हम आपसे आपका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। मनोज भाई, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे कलीग मुंबई नव भारत के प्रेसिडेंट श्री निवास राव हैं। मैं इस श्रीनिवास राव से आग्रह करूंगा इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो जी हम आपसे जो कोविड के बाद जो स्थिति बन रही है, कोविड के दौरान जो स्थिति बनी मुंबई, किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, इस पर आप हमारे श्रोता आपका विचार सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं नवभारत समूह को बधाई देता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जन जागृति के अलग अलग माध्यमों का उपयोग करके लोगों तक ये सब बातों को पहुंचाने का आपने जो प्रयास किया है वो बहुत अपने आप में सराहनीय है, जिसके कारण नवभारत की एक विश्वसनीयता जो लोगों में बनी है वो बरकरार रहती है। और न केवल बरकरार रहती है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में किस तरह से आगे आने वाले दिनों में हमने मार्ग निकालना चाहिए, उसके बारे में भी लोगों को ये सूचनाएं आपके द्वारा दी जाती है। और आपने जिन वक्ताओं का उल्लेख किया, निश्चित इन सभी वक्ताओं ने इन सभी पहलुओं का विचार करते हुए हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को किस तरह से और अच्छा हम बेहतर बना सके, उसमें जरूर उनका प्रयास रहा होगा। स्थिति मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई की स्थिति आज के तारीख में पूरे विश्व में, अब कल या परसों के कोई रिपोर्ट के अंदर न्यूयॉर्क और मॉस्को के साथ उसकी तुलना हो रही है ये बढ़ते हुए रेट को लेकर। और जिस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बना, और मुंबई हमारा सबका प्यारा शहर मुंबई, जिसके ऊपर कोरोना का संकट जिस तरह से आया है और जिस तरह से प्रशासन के आपसी तालमेल की कमी के कारण कहो या राजनेताओं के निर्णय क्षमता के अभाव के कारण कहो, तो इस लॉकडाउन का पूरा उपयोग नहीं हो पाने के कारण लोगों ने घरों के बाहर निकले और लोग घरों के बाहर निकलते हुए संक्रमित होते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो संख्या आप देखेंगे तो करीबन 30,000 के ऊपर की संख्या इस शहर के पेशेंट की हो गई है। 35,000 के करीब एक्टिव केसेस रहे। और इस स्थिति के अंदर मुंबई शहर की इस अवस्था में से अगर मुंबई शहर को कोई बाहर निकाल सकता है तो ये हम मुंबई कर ही इसको बाहर निकाल सकते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूचना की है, राज्य की सरकार जो सूचना करती है, और आज 2 महीने का समय जब लॉकडाउन को गुजर चुका है, तो मुझे लगता है कि सभी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होते जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य यहाँ पे दोहराऊंगा कि अब आने वाले दिनों में जान भी और जहान भी, दोनों चीजों को आपने ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जान की हिफाजत और रक्षा तो हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस लॉकडाउन के अलग अलग पहलू को जिस तरह से सरकार खोल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो,
राज्य की सरकार हो, मुंबई महानगर पालिका हो, ये जिस तरह से अलग अलग समय समय पर इसको खोला गया। अब हम मुंबई में रेड जोन में होने के कारण बहुत ज्यादा छूट हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में जब भी इसे खोला जाएगा तो सबसे पहली प्राथमिकता हर एक मुंबईकर की ये रहेगी कि वो अपने आप को बचाए, और न केवल अपने आप को बचाए, इस शहर को भी बचाने की जिम्मेवारी की भूमिका उसने करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो संक्रमित है और वो बाहर घूमता है तो वो उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी संक्रमित करते रहेगा। ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट सबसे पहला हमने सीखना पड़ेगा, क्योंकि शहर की हालत आप देख रहे हैं कि आज मैंने आपको पांडे जी को अभी एक रिपोर्ट भिजवाई जो मुंबई महानगर पालिका रोज के रोज प्रोड्यूस करती है, और इस रिपोर्ट के अंदर मुंबई शहर के अंदर वेंटिलेटर की संख्या जो बताई गई है वो इस घनी शहर की आबादी के सामने ये वेंटिलेटर की संख्या बहुत मामूली है। और मुझे लगता है कि 2 महीने का पर्याप्त समय मिलने के बाद भी जिस जंबो फैसिलिटी का उल्लेख बार बार महापालिका सरकार के, राज्य की सरकार के द्वारा किया जाता है, वो भी मैन पावर की कमी के कारण कार्यान्वित नहीं हो रहा है। आज प्राइवेट डॉक्टर्स तो अपने क्लिनिक या अस्पताल में नहीं मिलते, वो एक बात है, लेकिन सरकारी महकमे को भी डॉक्टर ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। मुलुंड चेकनाका के ऊपर एक 125 बेड का सेंटर बना हुआ रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिलता, नर्सिस नहीं मिलती, उसके कारण वो शुरू नहीं हो पा रहा। आज 12 दिन हो गए ये सेंटर शुरू नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में अगर हमें अपनी रक्षा करनी है तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना, ये एकमेव पर्याय जनता के मुंबईकरों के सामने आज बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि मुंबईकरों ने पिछले 2 महीने में जिस संयम और धीरज के हिसाब से इस शहर को संभालने में प्रयत्न किया है, आगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो पोस्ट कोरोना जब हम बात करते हैं तो अभी मैंने कहीं पे कहा कि पोस्ट कोरोना यानी क्या, उस डेट या वो तारीख जब कोरोना का संकट पूरा होगा तब वो पोस्ट कोरोना होगा। अब हम करेंगे वो पोस्ट लॉकडाउन होता है, तो पोस्ट लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, इसका मतलब कोरोना वायरस खत्म हो गया ऐसा नहीं है। जो चाइना ने भेजा है वो कोई चाइना वापस तो नहीं ले जाएगा ये वायरस यहीं रहेगा। लॉकडाउन की स्थिति के अंदर, सामान्य जब लॉकडाउन की स्थिति की जाएगी तब हमें अपने आर्थिक जो तंत्र है वो चलाने के लिए, रोजगार उद्योग जब हम चलाएंगे इस शहर में, क्योंकि मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है, और आर्थिक राजधानी को अब 2 महीने से ज्यादा समय तक हमने बंद रखा है। आने वाले कितने समय तक ये बंद रहेगा उसका निर्णय तो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और महानगर पालिका मिलकर लेगी। लेकिन जब भी ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म होता है तो ये वायरस खत्म हो गया ऐसा नहीं है। तो हमने हमारे जो 2 महीने में संयम का परिचय दिया या स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो परिचय दिया है उसको हमने कायम ही रखना पड़ेगा, और इस शहर की रफ्तार भी बढ़ानी पड़ेगी। और रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ उद्योग हो, व्यापार हो, छोटे मोटे कारखाने हो, या इस शहर में चलने वाले जो छोटी छोटी उद्योग बस्तियां हो, इनमें के अंदर भी जब काम करने का प्रारंभ होगा तब भी शहर को बचाने के लिए हम सभी ने कार्यरत रहना पड़ेगा। और नवभारत की भूमिका इसमें बड़ी अहम रहेगी, क्योंकि हमारे भाइयों को हमने ये बताना पड़ेगा कि बार बार ये जब लॉकडाउन किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश की आर्थिक नाड़ियों को बंद किया जाता है। अब जब लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना वायरस उसकी जगह पे होगा तो एक दूसरा खतरा रहेगा कि अभी जो कंट्रोल में जो पैंडेमिक है वो कंट्रोल का पैंडेमिक शायद बढ़ भी सकता है। तो उस वक्त हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं है इस शहर की, तो हमें अपनी सुरक्षा अपने आप करनी, 2 गज की दूरी बनाए, हाथ बार बार धोए या अन्य उपाय योजना करते रहे और इससे अपने आप को बचाते रहे। आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए हुए निर्देश हो, होम्योपैथी की दवाइयाँ हो, ये सब लेने से हम इस रोग का मुकाबला कर सकते हैं और हम इसको पार कर सकते हैं। हम इसको तभी पार कर सकते हैं कि जब हम इसके सामने जाएंगे। आज की परिस्थिति में सरकारों ने हमें ये बताया है कि इससे बचाव कैसे होगा। ये 2 महीने का जो समय मिला, तो मुझे लगता है कि मुंबई शहर में हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेवारी से ये पता चल गया और उसने जिम्मेवारी बहुत बखूबी निभाई है। सारे कष्ट को पालते हुए, सारे कष्ट को फेस करते हुए, अपने आसपास के मजदूर भाई पैदल जा रहे थे तो उनकी मदद की, अपने आसपास कहीं कोई रुग्ण आया है तो उस रोगी की भी मदद की,
उसको भी अस्पताल पहुंचाने का काम किया। ये मुंबई का स्पिरिट है और मुंबई के स्पिरिट ने ही मुंबई को मुंबई शहर बनाया है। और इस मुंबई शहर पे प्रेम करने वाले आप सब, हम सभी लोग मिलकर इस शहर को एक बेहतर शहर जैसा पहले था, ये रोगी परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में भी उस शहर का स्पिरिट हमने बचाए रखा है। हमने देखा काफी लोग जब सड़क पे चलना शुरू हुए तो काफी स्वयंसेवी संस्थाएं हो, राजकीय प्रतिनिधि हो, वो अपनी गाड़ियां लेकर, अपने लोगों को लेकर उनको पानी पिलाने का, उनको खाना देने का काम करते दिखे। जहां हमारे ईशान्य मुंबई क्षेत्र है, जहां हम 100 के ऊपर मोबाइल मेडिकल कैंप कर चुके हैं 2 स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, तो उस कैंप को लगाने के समय भी हमारे अनुभव ऐसे है कि आसपास में रहने वाले लोग भी ये चाहते हैं कि उसके क्षेत्र का आरोग्य और स्वास्थ्य सुधरा रहे, तो इस कैंप को लगाने में वो हमारी मदद करते हैं, वहां पे आके स्वयंसेवी काम करते हैं। और उस काम के कारण इस शहर के अंदर अब जब हमने होम्योपैथी की दवा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए देना शुरू किया, तो हमारे पार्षदों, हमारे विधायकों, इन सभी के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास ये दवा हमारे परिसर में कब वितरित करेंगे, इस दवा का वितरण हम खुद करना चाहते हैं। ऐसे करके जो आगे आते हैं, ये जज्बा इस शहर को बचाए रखता है। और मुझे विश्वास है कि एक जो आज का क्षण है, ये जब निकल जाएगा तो ये हमारा प्यारा शहर मुंबई अपने आप में फिर एक बार एक क्षमता और एक ताकत के साथ बन के उभरेगा। मनोज जी, इट वाज वंडरफुल हियरिंग योर थॉट्स। मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एन वार्ड, साउथ और एस वार्ड, जो घाटकोपर, विक्रोली, मुलुंड और भांडुप का एरिया अगर अपन देखें, तो पिछले हफ्ते भर से जो केसेस की जो संख्या है वो 9% से ज्यादा एवरी डे बढ़ रही है, एंड दिस इज कॉजिंग कंसर्न फॉर अस। सो आप किस तरह का स्टेप्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला के उठाना चाहते हैं ताकि ये स्प्रेड को कंटेन किया जा सके? नहीं, दोनों वार्ड के अंदर पहले 2 लॉकडाउन के दरमियान स्थिति बहुत कंट्रोल में थी, और तीसरे और चौथे चरण में जब हम पहुंचे तो एक तो लॉकडाउन में थोड़ी लिथार्जिकनेस आ गई है। मैंने प्रशासन के अधिकारियों से, जहाँ के डीएमसी है या जहाँ के अधिकारी हैं, उन सभी से चर्चा की है, और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के समय पे जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है। एक दूसरा इसके अंदर मिसिंग क्या है कि अब हम इसको सिस्टम का दोष समझे, या 2 महीने का समय बीत जाने के बाद सिस्टम भी अपने आप को ऐसी स्थिति में पा रहा है कि मेरी बहुत सारे महापालिका के अधिकारियों के साथ चर्चा हो रहती है, तो वो भी ये अपने आप को उस स्थिति में पाते हैं कि जब कहीं पेशेंट मिलता है तो पहले जब से ही पेशेंट मिलता था तो तुरंत उसको, उस एरिया को कैंटोनमेंट डिक्लेयर करना, उसको सील करना, वहाँ पे सैनिटाइज करना, ये सब माध्यमों से काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग हमें संपर्क करते हैं, जब हमें जानकारी देते हैं, हम फिर अधिकारियों से बात करते हैं, तो 1-1, 2-2 दिन अधिकारियों को उस क्षेत्र में पहुंचने पे लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम अपने आप में लड़खड़ा रहा है। सिस्टम के अंदर भी एक तनाव निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये कैंटोनमेंट जोन बनाना या एरिया को सील करना या सैनिटाइज करना, उसमें जो डिले हो रहा है, इससे संक्रमण उस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हम आ चुके हैं। और दूसरे, भाजी मार्केट हो, व्यावसायिक दुकानें हो, एसेंशियल सर्विस की दुकानें हो, बेवजह लोगों का वहां पे घूमना, ये एन वार्ड और एस वार्ड में बहुत बार देखा गया है। हालांकि प्रशासन हो, पुलिस हो, सोशल वर्कर हो, या सभी लोग बार बार अपील करने के बाद भी इन दोनों क्षेत्रों के अंदर पिछले 10-12 दिनों में ऐसी स्थिति आई कि लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं। अब पुलिस अपने आप कार्रवाई कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि एन वार्ड में एक बड़ी सोसाइटी में समोसा पार्टी हुई, तो लोगों ने शिकायत करने में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया। लेकिन जैसा मैंने पहले दौर में बताया कि ये सेल्फ डिसिप्लिन, अगर कोरोना के संकट से आपको कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हैं अपने आप को, आपके परिवार को केवल आप बचा सकते हैं। अगर डिसिप्लिन लोग नहीं रखेंगे, कोरोना किसी के घर में नहीं जाता ना, कोरोना तो आप बाहर निकलोगे, आप किस लिए बाहर गए हो। अगर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर है, हमारे पुलिसकर्मी है, इनको कोरोना से संक्रमित होने से बचाना ये सरकार की और महापालिका की जिम्मेवारी है। उनको सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें कहीं ना कहीं चूक होने के कारण आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने में 2000 के ऊपर पुलिसकर्मी है जो महाराष्ट्र में संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई शहर में भी पुलिस कर्मचारी बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे।
हमने प्रयास किया, हम सभी पुलिस स्टेशन में गए, हमने प्रयास किया उनको इम्यूनिटी बूस्टर की दवा देना, लेकिन जिस तनाव की परिस्थिति में उसकी ड्यूटी लगी है वहां उसका संक्रमित होना, सरकार ने ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि अपने पुलिसकर्मी और महापालिका ने अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है उनको बचाव अगर भूमिका सही तरीके से रखेंगे तो आज संक्रमण होने का खतरा थोड़ा कम हो सकता था। दुर्भाग्य है इस दोनों वार्ड में ये नंबर्स बढ़े हैं, और ये दोनों नंबर बढ़ने के साथ साथ मैंने जो बताया कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि महापालिका के कर्मचारी अब पहले जो तुरंत जाते थे अब 1.5-2 दिन के बाद जाते हैं। हमारे साथ पांडे जी भी हैं, मनोज जी वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। भाई एक कोरोना के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है कि प्राइवेट डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक बंद के रखा है, और जिन डॉक्टरों ने खोली और उन्होंने किसी पेशेंट को कोरोना टेस्ट के लिए रिकमेंड किया उस पर एक्शन लिया जाता है। पिछले दिन आपको पता होगा घाटकोपर में एक डॉक्टर को इस तरह नोटिस दिया गया और आपके इंटरव्यूइंग के बाद उसका विड्रॉ हुआ। अब ये तो लगता है कि शासन जो है आंकड़े छिपाने का खेल कर रही है, क्योंकि कोई डॉक्टर सस्पेक्टेड को यदि कोविड टेस्ट कराने की रिकमेंड करता है तो सरकार या प्रशासन बोलता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। ये तो बहुत ही गलत बात है। इस तरह की चीजों को कैसे रोक सकते हैं और क्या करना चाहिए? दोनों तरीके सरकार ने जो लिए, जो महापालिका के अधिकारी ने लिए, अब उनको ऊपर से सूचना होगी या कैसी बातें होती है तो वही बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों तरीकों में डॉक्टर क्लिनिक नहीं खोलते हैं, आप एक तरफ इनको नोटिस देते हो कि आपने क्लिनिक नहीं खोला आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। जब वो क्लिनिक खोल के पेशेंट उनके पास जाता है और वो सस्पेक्टेड होता है, मैं जिस डॉक्टर का आपने उल्लेख किया जो घाटकोपर एन वार्ड में हमने मीटिंग ली, रविवार का दिवस होने के बाद भी महापालिका के अधिकारी वहां पे आए और उस मीटिंग में ये पता चला, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिन डॉक्टर को ये नोटिस दी गई थी उन डॉक्टर ने 50 टेस्ट रिकमेंड किया और 50 के 50 पॉजिटिव थे। 50 के 50 केस पॉजिटिव आने वाले डॉक्टर को केवल आप ये कहकर नोटिस देते हो कि आपने असिम्टोमेटिक को नोटिस ये देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, रिकमेंडेशन फिर भी दिया है, जो कि बाद में ये साबित हुआ कि वो असिम्टोमेटिक पेशेंट के घर वालों को कोरोना होने के कारण वो हाई रिस्क कांटेक्ट में आता था और ये डॉक्टर उसको भी उसने अपनी चिंता जाहिर की कि मुझे इस तरह का बुखार आ सकता है, ऐसी आशंका मुझे अंदर से हो रही है। तो डॉक्टर ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में उनको भी 5 दिन का पीरियड पूरा होने के बाद, जो ICMR की गाइडलाइन में है कि 5 दिन का पीरियड पूरा होने के बाद ही आप रिकमेंड, वो पूरा पालते हुए भी अगर ये दिया, रिकमेंड किया टेस्ट के लिए, तो ऐसे डॉक्टरों को भी आप केवल आपके टेस्ट के कारण नंबर बढ़ रहे ऐसा करके अधिकारी अगर मानसिकता दिखाएंगे तो सत्ताधारी जो लोग हैं उन्होंने इसका विचार करना चाहिए कि अगर हमें इस शहर को संक्रमित होने से बचाना है तो हमें टेस्ट तो बड़े पैमाने पे करने पड़ेंगे। आप केरल की जो पैटर्न की बात करते हैं वहां पे कंटिन्यू स्क्रीनिंग और जो पेशेंट आए उनको आइसोलेट करना और उनके ऊपर उपचार करना, ये तीनों चीज के अंदर सरकार ने इफेक्टिवनेस दिखाने के कारण वहां केस कम हुए। या आप केस छुपाते रहेंगे तो केस छुपाने से तो नुकसान इस शहर का हो जाएगा। और ऐसे डॉक्टरों को नोटिस देने के बाद में अगर एक तरफ अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक नहीं चल रहे तो वो डॉक्टर डरे हुए, उनको भी अपनी सुरक्षा का ख्याल है। परसों ही हमने पार्क साइड के आपके क्षेत्र में PPE किट डॉक्टरों को भिजवाई है कि भाई आप क्लिनिक खोलिए और आप लोगों की सेवा करिए। लोग यहाँ पे सेवा और सुविधा मांग रहे हैं और डॉक्टर ही आज के तारीख में एक ऐसा शख्स है कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर बन के इस पेंडेमिक में लड़ रहा है और उसी के ऊपर प्रशासन बंदूक ताक के बोलेगा कि आपने गलत किया है। अगर गलत किया है किसी क्षेत्र में तो उसके 50 के 50 रिकमेंड तो पॉजिटिव आए हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं अब नंबर बढ़ रहे हैं? तो ये फेलर अपना छुपाने के लिए आप वहां पे घाटकोपर यानी एन वार्ड के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में अपनी ताकत न लगाते हुए जो टेस्ट रिकमेंड करता है उस डॉक्टर को नोटिस दे, ये प्रशासन का अजब खेल है। लेकिन अच्छा हुआ जो हमारे इंटरवेन के बाद वो कम से कम वो मसला सॉल्व हो गया और उन सभी डॉक्टरों ने अपने रिप्लाई फाइल कर दिया। मनोज भाई, एक प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही है कि वहाँ जो कोविड के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं उसका 80% BMC ने एक्वायर किया है, 20% सीट जो है ओपन है। अब BMC में तो लोगों को बेड मिलता नहीं, और प्राइवेट में जब लोग जाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल के जो मैनेजमेंट है मनमाना पैसे वसूल रहा है। 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10, 12-12 लाख तक जो है 3 दिन, 4-7 दिन, 5 दिन के बिल हो रहे हैं।
आपको नहीं लगता है कि सरकार को या बीएमसी को या आज जनप्रतिनिधि आपको इस पर इंटरवीन करना चाहिए कि ये जो मनमाना पैसे लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल से उस पर रोका जाए? आपने उल्लेख किया कि आपके कार्यक्रमों में मंत्री भी राज्य के आके गए। राज्य के मंत्री बार बार ये घोषणा करते हैं कि कोविड पेशेंट्स की पूरा खर्चा ये राज्य सरकार और महापालिका करेगी। 80% बेड अब महापालिका ने खुद के ताबे में लेके, अलॉटमेंट खुद के ताबे में लेके करना, ऐसा भी घोषणा हमने सुना है। कहाँ है वो बेड? क्यों नहीं सरकार और महापालिका जाहिर करती नंबर? हमने तो महापालिका के निर्णय का स्वागत किया कि 80% आप ताबे में ले रहे हो, तो ये आपने ये भूमिका रखी है, हम आपके साथ खड़े हैं, गरीबों के लिए मुहैया करवाइए वो बेड। क्यों सरकार नहीं दे रही है ये बेड? या क्यों सरकार खर्चा उठाने से कतरा रही है? आज पेशेंट के नंबर अगर जो सरकार ने जाहिर किए वो आंकड़े देखेंगे तो मुंबई शहर में 35,200 के करीबन एक्टिव केसेस उन्होंने जाहिर किए। क्या 35,000 लोगों की सेवा सुविधा, आरोग्य की देखभाल करने का भी मुंबई महापालिका के पास पैसा नहीं है? जो धनाढ्य धनी महापालिका, पूरे एशिया खंड में सबसे धनी महापालिका कहलाती है, क्या वो 35,000 पेशेंट के ऊपर खर्चा कर सकती है? ऐसी उसकी स्थिति नहीं है क्या? क्यों महापालिका के जो प्रशासन के लोग हैं या महापालिका के सत्ताधारी आज इस बारे में मुंबई शहर को दिलासा क्यों नहीं दे रहे कि आपको कोविड हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं? ऐसा आप बार बार अलग अलग टीवी शो में जाहिर करते हो या अलग अलग प्रेस स्टेटमेंट इश्यू होता है तब आरोग्य मंत्री जाहिर करते कि सारा खर्चा हम करेंगे। तो ये कब करेंगे और किसका करना चाहते हैं और कौन रोक रहा है इनको? तिजोरी के ताले की चाबियां जिनके पास है उनको ये सुविधा देने से कौन रोक रहा है? ये आपके माध्यम से मैं पूछूंगा। और आपके कार्यक्रम में कल परसों मैंने लिस्ट में पढ़ा है कि सत्ताधारी पक्ष के लोग, आप जरूर से ये सवाल उनसे पूछिए कि आपको किसने रोका है? आपने 1000 बेड का बीकेसी में फर्स्ट फेज तैयार करके रखा है, सेकेंड फेज का काम शुरू हो गया है। हमारे यहाँ मुलुंड में रिचर्डसन कुड़ास में 1800 बेड का काम शुरू हो गया है। तो इन सब जगह पे इन पेशेंटों को एडमिशन कब मिलेगा? इन पेशेंटों को सुविधाएं कब मिलेगी? वेंटिलेटर इनके लिए कब अवेलेबल होंगे? एम्बुलेंस समय पे कब होगी? पांडे जी, परिस्थिति ऐसी है कि 6-6 घंटे तक एम्बुलेंस आती नहीं है। और सारे राजकीय पक्ष के कार्यकर्ता आपको बताएंगे, किसी भी राजकीय पक्ष का कार्यकर्ता इसमें छूटा नहीं। पुलिस कर्मचारियों को भी एम्बुलेंस नहीं मिल रही, ऐसी स्थिति है। तो इसके लिए जिम्मेवार तो सरकार और महापालिका। आपने घोषणा की है कि कोविड पेशेंट की पूरी जिम्मेवारी और खर्चा हम करेंगे, तो किसने रोका इनको? मनोज भाई, आप सांसद भी हैं और नगर सेवक भी हैं और अभी कुछ दिन पहले तक ग्रुप लीडर भी थे। अभी अक्सर इन सब विषयों पर जब कारपोरेशन में कोई इस तरह की समस्या आती है, मुंबई की समस्या आती है, तो वहाँ ग्रुप लीडरों की मीटिंग होती है महापौर और कमिश्नर के साथ। इस दौरान कोई ऐसी मीटिंग हुई है और इस तरह मीटिंग हुई तो इसमें सब सवाल उठे क्या? मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने में एक मीटिंग महानगर पालिका के ग्रुप लीडरों की हुई है और हमारे ग्रुप लीडर प्रभाकर शिंदे जी उसमें गए थे। लेकिन जो 10 लाख रुपया नगर सेवकों को मिला है वो कैसे खर्चा होगा, किस तरह होगा, इसकी जो गाइडलाइन है, बाकी सारी चीजें है, ये हिसाब हम लेने जाएंगे तो महानगर पालिका का प्रशासन आज भी उसी मानसिकता के अंदर जैसे वो अन्य टेंडरों का करता है वैसे टेंडरों की स्थिति। ये पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड पूरा नुकसान करता पेंडेमिक है जिसकी असर मुंबई शहर पे सबसे ज्यादा हुई हिंदुस्तान में। तो वॉर फुटिंग के ऊपर जिन निर्णयों की प्रतीक्षा है वो वॉर फुटिंग के निर्णय होते नहीं है। अस्पताल जो हमने प्राइवेट लोगों को चलाने के लिए दिए हैं, ऐसे अस्पताल भी खुद के ताबे में लेके चलाने का मादा ये महानगर पालिका के पास नहीं है। आप नए बेड की बताते हैं बातें कि यहाँ पे हमने जंबो फैसिलिटीज क्रिएट की है, लेकिन जो आपके अस्पताल है 16 अस्पताल के करीब बड़े अस्पताल है जो महानगर पालिका ने लीज पे दे के रखे, वो तो ताबे में लेके उसका तो कम से कम सही ढंग से चलाइए कि उसकी सुविधा लोगों को मिलने के कारण मुंबई करो के प्राण बचेंगे। आज डेथ रेट में हम हाई है, कन्वर्जन रेट में, टेस्टिंग रेट में हाई है, सभी रेट में हम हाई है। आप ये बताइए कि 4,500 रुपया प्राइवेट लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट का लिया जाता है, क्या ये महानगर पालिका और राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी कि ये टेस्ट मुंबई करो के लिए फ्री कराया जाए? जिस मुंबई करो ने टैक्स पेमेंट कर करके ये महानगर पालिका को इतना समृद्ध बनाया कि इतनी बड़ी फिक्स डिपॉजिट इस महानगर पालिका के अंदर है, क्या महापालिका की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है
कि मुंबई करो का टेस्ट फ्री हो जाए? मनोज भाई, ये अभी आपने जो मुंबई की चिकित्सा व्यवस्था बताई मेडिकल का, कि पूरा सिस्टम कोलैप्स है, और इसको लेकर के लोगों में ज्यादा भय है कि यदि कोरोना से ज्यादा भय ये है कि यदि मेरे को पॉजिटिव आया तो ट्रीटमेंट मेरा कहाँ होगा। मैं आपसे विशेष जानना चाहता हूं कि ये पैनल पर बैठे हुए दोनों लोग हम आपके वोटर भी हैं, पत्रकार होने के नाते आपके वोटर भी हैं, और चुनाव में हम आपके साथ ही रहे। हमें भी वो भय है कि यदि कोई कोरोना संक्रमित हुए तो हम लोगों का ट्रीटमेंट क्या होगा। जब हमारी स्थिति ऐसी है तो आम लोगों की क्या होगी। एज ए हमारे क्षेत्र के सांसद आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ नए क्वारंटाइन सेंटर और कुछ नए अच्छे, जैसे श्रीनिवास जी गोदरेज में रहते हैं तो गोदरेज हॉल में 100 बेड की क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था हुई है। इन सभी को ये बोलने के लिए महानगर पालिका इसको सेंटर बनाती है, CC1 CC2 ऐसी 2 फैसिलिटी बनाती है। हम क्या कर रहे हैं कि एज एन जनप्रतिनिधि महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर ये कम से कम कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे हो जाए कि ऑक्सीजन के 20 बेड, जैसे मुलुंड के अंदर एक बड़ा फैसिलिटी CC1 सेंटर था जिसके अंदर 8 बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, अब उसको इंक्रीज करके 22 बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। ये सभी करने के कारण कम से कम प्राण बचाने लायक सिचुएशन इस अपने क्षेत्र में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से और आप ईश्वर के कृपा से बोलो कि गोवंडी के अंदर 450 बेड के 2 कोविड सेंटर CCC1 अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जिन दोनों में हमने ऑक्सीजन की सुविधाएं वहाँ के वार्ड ऑफिसर के साथ मिलकर निर्माण कर ली है। जैसे गोदरेज हॉल है या पुणे विद्यार्थी भवन है, अब यहाँ पे और इन वार्ड में और 3 अस्पताल साथ में जुड़े हैं महापालिका के अंदर। हिंदू महासभा ने एक अपना प्राइवेट लेकिन एक अच्छा, जिसको बोलते हैं कि 125 बेड का क्वारंटाइन सेंटर खड़ा किया है। हमारे विधायक जी भी वहाँ काफी प्रयत्नशील रहे। मुलुंड के अंदर एक 225 बेड का मिठागर में एक सेंटर बना, जिसका उल्लेख मैंने पहले भाग में किया कि 125 बेड का कोविड सेंटर बन के 12 दिन से रेडी है। केवल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के कारण वो रुका पड़ा है। हम रोजाना फॉलोअप करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो 1-2 दिन में वो भी 125 बेड वाला हम कार्यान्वित कर लेंगे। इस वार्ड में भी परिस्थिति है कि करवे नगर में वहाँ पे क्वारंटाइन की फैसिलिटी की गई है। आपके यहाँ हीरानंदानी में एक बड़ी फैसिलिटी जिसमें लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। 2 चीजों को आप बहुत सीरियसली समझ के लेंगे कि एक, कोविड के साथ साथ अगर आपको दूसरी बीमारी है, वो बीमारी के कारण आपको मल्टीपल इन्फेक्शंस या कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होता है, तब भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत जरूरी आवश्यक हो जाता है। तो उस वक्त के काम में थोड़ी दिक्कत प्रशासन के, मैंने जैसे बताया कि मुंबई शहर के जो मैंने आपको आंकड़े भेजे कि जो आंकड़े मुंबई शहर में है वो वेंटिलेटर पर्याप्त न होने के कारण बहुत सारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर न मिलना, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है, फेटल होता है। मीन्स जो फेटल रिजल्ट आता है उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उसको समय पे वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिलती। और दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने आप की क्षमता से 50% पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण कोविड छोड़ के अगर कोई रोग है या कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें काफी देरी होता है, जिसमें सबसे बड़ा सफरिंग था डायलिसिस का। तो आपको बताते हुए ये मुझे खुशी होगी कि मुलुंड मिठागर सेंटर में 5 डायलिसिस मशीन डाल के उसका भी काम चल रहा है, तो वहां पे भी डायलिसिस हो रहा है। लोगों को राम भरोसे हमने नहीं छोड़ा है। आपने चुना है सांसद करके, तो जितनी सेवा क्षमता के साथ कर सकते उतनी सेवा क्षमता के साथ करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जहां पे सरकार का सहयोग लगता है या महापालिका की निर्णय क्षमता लगती है, कुछ अधिकारी अच्छे हैं, निर्णय फास्ट ले लेते हैं, कुछ जगह पे अधिकारी अपने वही सिस्टम से चलते, तो ये उनको भी समझाना पड़ता है कि वॉर लाइक सिचुएशन है, आप इसको लाइटली लेकर वो होता है चलता है वाली एटीट्यूड से काम करेंगे तो ये काम नहीं बनता। आज के तारीख में जो आवश्यक है कि हर कैटेगरी के पेशेंट को, चाहे वो बड़े टावर में रहता हो चाहे वो झुग्गी बस्ती में रहता हो, इस हर कैटेगरी के पेशेंट को सही तरीके से एडमिशन का नेटवर्क बने। 1916 इनका जो नंबर है, आप डायल करके देखेंगे पांडे जी, आप हैरान रह जाओगे कि इसके डायल करने के बाद इस पे रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई रजिस्टर्ड होने के बाद 6-6, 8-8 घंटा जब पेशेंट रुकता है, अपने घर में सहमता है, तब जाके वो किसी जनप्रतिनिधि को फोन करता है और उससे गुहार लगाता है मदद की कि हमें मदद कीजिए, हमें बेड नहीं मिल रहा है। आज स्थिति ऐसी है,
कि 10-10, 12-12 घंटे तक एक एक पेशेंट को बेड नहीं मिलता है। जब वो हमारे पास आता है, हम ये पूरे शहर में अपने क्षेत्र में ये जानकारी रखते हैं कि कहाँ कौन सा बेड खाली होता है, तो हम हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हम स्वयं ये सब प्रयत्न करते हैं। लेकिन आप सरकार से हमने, माननीय देवेंद्र जी ने 2 बार गुहार लगाई कि आप डैशबोर्ड क्यों नहीं बनाते। अगर आप डैशबोर्ड बना देंगे, हर एक क्षेत्र को इन्होंने एक एक IAS ऑफिसर दिया है, ये पूरे कोविड के पेंडेमिक को अब अस्पतालों के ऊपर एक एक IAS ऑफिसर अलग से दिया हुआ है। तो ये अलग से दिए हुए IAS ऑफिसर अगर डैशबोर्ड बना दे तो मुंबई शहर में कितने बेड है उसकी प्रेफरेंशियल लिस्ट लोगों को पता चल जाएगी और अपनी सुविधा के अनुसार वहां पे एडमिशन के लिए लोग आ सकेंगे। आज स्थिति क्या होती है कि 1916 पे रजिस्टर होने के बाद भी 8-8, 10-10 घंटे तक बेड की सुविधाएं न मिलने के कारण पेशेंट यहाँ वहां भटकते। दिस इज मिसमैनेजमेंट। जबकि आपके पास मुलुंड का पेशेंट के लिए आप बोरीवली में बेड बताओगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। मुलुंड का पेशेंट है तो ज्यादा से ज्यादा घाटकोपर सायन तक वो जा सकता है, या बहुत ज्यादा आप कहेंगे तो वो नायर तक जा सकता है। लेकिन उसको आप बोलोगे कि आप बोरीवली चले जाओ, कांदिवली चले जाओ, तो ये कल परसों की बात है कि अपने पवई के एक क्षेत्र के पेशेंट थे, वो आपके यहाँ पवई के इसमें सेंटर में थे, उनको बोरीवली भेजना पड़ा रात को। इमरजेंसी सिचुएशन है, वेंटिलेटर की जरूरत है, जहाँ खाली है वहां भेजो। अब भेजने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, एम्बुलेंस 6 घंटे के बाद आती है। ऐसी स्थिति में पांडे जी, हमारे क्षेत्र की जनता को दिलासा देने के लिए हमने ये एडिशनल प्रयत्न किए हैं और मुझे लगता है कि इस और हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए जो बन पड़ेगा वो सारे प्रयत्न हम कर रहे हैं। मनोज भाई, आप लॉकडाउन के दौरान अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे, चूंकि मैं यही आपके क्षेत्र में रहता हूं, और आपने सारे विधानसभा क्षेत्र, जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हर जगह आपका कम्युनिटी किचन चलता रहा, और कई कम्युनिटी किचन में मैं खुद विजिट किया। इस 60 दिनों के अंदर अपने पूरे क्षेत्र में कितने लोग तक आपने सहायता पहुंचाई? तकरीबन ये सभी कम्युनिटी किचन के द्वारा 12 लाख लोगों तक ये पूरे 2 महीने में अलग अलग समय पे खाना जाते रहा। कुछ स्थानीय लोगों को खाना बड़े पैमाने पे गया, जहाँ पे प्रवासी मजदूर थे वहां बड़े पैमाने पे गया। ये पहले राउंड में, आप पहले लॉकडाउन के 6ठे दिन से हमारे किचन एक के बाद एक शुरू हुए। आपको शायद उसकी जानकारी है, या हमारे फेसबुक के ऊपर ये सारा डिटेल अवेलेबल भी है। तो जब ये किचन शुरू हुए तब हमें लगा था कि ये एक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी आवश्यकता कम लगेगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होती है कि कम से कम क्षेत्र के जनता को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़े, इस तरह से ये किचन चले। महानगर पालिका ने नगर सेवकों के माध्यम से जब खाना पहुंचाना शुरू किया तब इसके ऊपर का लोड जिस तरह से थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के लोगों को ग्रोसरी किट पहुंचाना, जिसको बोलते हैं कि तैयार खाने के बजाय कच्चा अनाज देना, ये सभी उपक्रम हमारे कंटिन्यूस चलते रहे और आज भी एक कार्यान्वित है। कम्युनिटी किचन बंद हुए, लेकिन ये दूसरे माध्यम से, कच्चा अनाज के माध्यम से ये चल रहा है। और जो पिछले दिनों में आपने देखा कि आज से कुछ 7-8 दिन पहले, उसके पहले पूरे 8 दिन तक, तीसरे लॉकडाउन के तुरंत पश्चात जो स्थिति ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, श्रीनिवास जी गोदरेज में रहते हैं तो वो जानते हैं कि जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चल के जाने वाले लोगों की संख्या और तादाद जिस तरह से बढ़ी थी, तो इन सभी को भांडुप क्षेत्र के अंदर रुका के इनको फूड पैकेट देना, पानी देना, अनाज के पैकेट देना, ये काम कंटिन्यूस चलते रहा। ये काम चलने के कारण किसी की ये शिकायत नहीं आई कि किसी को भूखमरी से मरना पड़ा। हम ये समझते कि सरकार के दृष्टि से ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन जहां आवश्यक है वहां पे सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न ये हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथ में मिलकर स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया। और इस मुंबई शहर पे मुझे गर्व है कि ऐसे समय के अंदर भी, जैसे श्रीनिवास जी ने देखा भी होगा कि गोदरेज के आप फुटपाथ के ऊपर देखेंगे, उस हाईवे के फुटपाथ के ऊपर रात को हजारों लोग, अब सैकड़ों की संख्या में लोग स्कूटर पे, गाड़ियों में खाना ला कर उनको दे रहे थे। उस सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय पे आपने मुंबई करो की और मानव जाति की सेवा की है, कि जिसके कारण इस पेंडेमिक के अंदर भी बुरी खबर से हम बचे, किसी को भूख से जाना पड़ा ऐसी नौबत नहीं आई। आपने खाना खिलाया, सब कुछ किया। सरकार ने अगर उस वक्त पे थर्ड लॉकडाउन के बाद राज्य की सरकार ने सोचा होता, और जो बस ट्रक को परमिशन उन्होंने चौथे 5वें दिन के बाद दी, जो एसटी बस 8वें दिन इतना शोर शराबा करने के बाद सड़कों पे आई, वही अगर पहले दिन प्लानिंग में आ जाती
तो उसी दिन सभी मजदूरों को राहत मिल जाती, उनको पैदल चल के जाना नहीं पड़ता। एक राजनीतिक सवाल है, अभी पिछले 8 दिन से आप देख रहे हैं कि पूरी कुछ सत्ता परिवर्तन जैसा कुछ हलचल चल रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ बीजेपी स्टंट कर रही है और बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देवेंद्र जी के बहुत करीब हैं और संघ के भी बहुत करीब हैं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड या रिकॉर्ड जो भी हो, आपको लगता है कि कुछ भविष्य में कुछ इस तरह का होने वाला है? आप किसी भी रिकॉर्ड पे पूछ लो, जवाब एक ही है कि आज के तारीख में हम सब मिलकर ये संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य की सरकार जहां गलत कर रही है, राज्य की सरकार को ये बात बताना विरोधी पक्ष का काम है कि आपकी यहाँ चूक हो रही है, आपकी यहाँ ढिलाई हो रही है, इसको टाइट कीजिए, अच्छे तरीके से लोगों को सुविधा दीजिए। केंद्र से मदद लाने का काम कर रहे हैं, केंद्र की मदद मिल रही है, उसके बाद राज्य की सरकार को अपनी विरोधी पक्ष की भूमिका में हम है। और इस पेंडेमिक की घड़ी में, कोरोना के इस संकट में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रही है, कोई सरकार को अस्थिर करने का काम नहीं कर रही है। अगर सरकार को अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है तो सत्ताधारी पक्ष ऐसा क्यों सोचता है? मुझे तो उनकी समझ पे विश्वास नहीं होता कि वह इस समय इतने संकट की घड़ी में राजनीति चल रही है ऐसा सोच भी सकते हैं। आपने माननीय देवेंद्र जी की बातें सुनी होगी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आज का लक्ष्य केवल कोरोना का सामना करना है, बाकी सामना के लिए बहुत समय है। एक अंतिम सवाल, आप अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी में और लॉकडाउन के दौरान? ये चुनाव क्षेत्र मैंने जैसे बताया कि थाना से सटकर मुंबई के बॉर्डर का क्षेत्र है और हमने इस पेंडेमिक के अंदर इस क्षेत्र में सभी राजकीय सामाजिक लोगों ने एकमेव ध्येय रखा कि हमारे क्षेत्र की जनता को इस रोग से बचाया जाए। जो विश्वास सरकार के अंदर, माननीय मोदी जी के अंदर, राज्य की सरकार की तरफ लोगों ने दिखाकर संयम की एक, जिसे कहते हैं कि पूरी पराकाष्ठा हो चुकी है संयम की। 2 महीने से लोग घरों के अंदर है, लेकिन ये संयम और भी बना के रखे, धीरज बना के रखे। लॉकडाउन के नियम रिलैक्स होने के साथ ही कोरोना चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक वैक्सीन और दवाई नहीं मिलती ये संकट यहीं खड़ा रहने वाला है। हमें अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाने के साथ साथ हमारे साथ में जो उद्यमी, हमारे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके परिवार का भी ख्याल रखना। ये मानव जाति के ऊपर आया हुआ सबसे बड़ा संकट है जो हमने हमारे जीवन के अंदर पहली बार देखा है। 100 साल के पहले स्पेनिश फ्लू मुंबई के ऊपर आया था, तब तो मैं नहीं था, लेकिन जब मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है तो हम सबका मिलकर, और ईशान्य मुंबई बहुत ही सहनशील और जिसको बोलता है कि एक दूसरे की मदद करने वाले लोगों का समूह है। आज तक हमने वो परिचय दिया है कि हम अच्छा काम में एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं। अपने राजकीय सामाजिक सारे मतभेदों को बाजू पर रखकर एक और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने परिसर में या अपनी सोसाइटी में कोई कोविड पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उसकी मदद करने से पीछे ना हटे। अपने आप को बचाए लेकिन उसकी मदद करे, उसका तिरस्कार ना करे। हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं लड़ना है। इस वाक्य को याद रखें। होता क्या है कि जैसे ही कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसके आसपास के लोग तुरंत घबराना और फोन करना और बाकी सारी चीजों में लग जाते हैं। ये मानव जात के ऊपर का संकट है, ये किसी को भी आ सकता है। हमें रोगी की मदद करनी है, हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं लड़ना। और उसकी मदद करने के साथ साथ हमने मानवता के धर्म को जिस तरह से ईशान्य मुंबई ने निभाया, मुझे विश्वास है कि इसी धर्म को निभाते हुए हमारे मेडिकल कैंप्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इस रोग को ना छुपाए। जिस एरिया में तकरीबन डेली हर विधानसभा क्षेत्र में 1 से 2 मेडिकल कैंप हमारे लग रहे, उनका फायदा उठाए, उस मेडिकल कैंप में जाकर अपनी जांच कराए और सस्पेक्टेड है तो उसी मेडिकल कैंप में दूसरे जो सरकारी व्यवस्था है उसके अंदर का रेफर करके आपके टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। आप उस टेस्ट को कराएं और निश्चित मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग जिस तरह का संयम रखे वो आगे भी रखेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आप आए। और ये कार्यक्रम समापन के करने से पहले मैं एक सुखद समाचार देना चाहता हूँ। अखबारों की एक रेटिंग आती है सर्कुलेशन को लेकर के, IRS, जो नई IRS की रिपोर्ट आई है उसमें नवभारत महाराष्ट्र में नंबर 1 हिंदी अखबार है और प्रतिदिन
हमारे जो 6 एडिशन है, मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, चंद्रपुर और अमरावती, 6 एडिशन मिलकर के लोग 33 से 34 लाख लोग पढ़ते हैं और आप भी नवभारत के पाठक हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि नवभारत के लिए आप अपना संदेश दें। नाम ही काफी है ऐसा बताऊंगा मैं पंडित जी। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाना ये सपना देखा है और इस सपने को साकार करने के लिए सही खबर अच्छे तरीके से मुंबई करों को पहुंचाने का काम नवभारत कर रहा है। ये तो प्रथम क्रमांक पे रहना उसका हक बनता है, क्योंकि आप निष्पक्ष खबर लोगों तक पहुंचाते हैं और आपकी खबर के ऊपर विश्वास रखकर बहुत लोग अपने आप को रोजाना पढ़ते हैं और काम करते हैं। और इस संकट की घड़ी में जब अखबार भी घरों के अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन विभिन्न माध्यम से आपने पत्रकारिता को और न्यूज वैल्यू को जिंदा रखा है, इसके लिए आप दोनों भी बधाई के पात्र है। और नव भारत का निर्माण हम नव भारत के साथ करेंगे। धन्यवाद।